सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नितेश पाटीदार है और हम लोग आज एक छोटी सी कृषि संगोष्ठी हम लोगों ने जो यहाँ पे आयोजित की है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों की जो भी खेती की जो प्रैक्टिस है, उसमें खेती तो हम लोग आपको सिखाने नहीं आए। पहली बात, जितने भी जो किसान भाई है ना, एक्चुअल में कृषि वैज्ञानिकों से ज़्यादा नॉलेज उनको है। उसका कारण क्या है मालूम है? आप लोग रोज अपने खेतों में आते जाते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो रोज का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों का ज़्यादा बेहतर है। हम लोग तो कब आएंगे? महीने में एक बार दो बार। लेकिन आप जब डेली अपने खेतों को नज़र में रखते हैं, आपको पता चलता है कि यार कल ये कंडीशन थी, आज ये कंडीशन है ना? उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक। अब अभी जैसे मैंने इधर के भी कुछ फील्ड देखे, यहाँ भी ये मक्का लगी हुई है। आप सभी लोगों के पास में अभी इस सीजन में आप क्या क्या फसलें लगाते हैं, ये मुझे पहले बताइए थोड़ा सा। कपास और मक्का और सोयाबीन। ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो प्रैक्टिस है उसमें मतलब गोबर का खाद आप हर साल डालते हैं या नहीं डाल पाते हैं? डालते हैं। कितना डालते हैं, प्रति बीघा या प्रति एकड़? प्रति बीघा में करीबन 2 ट्राली बैठ के दो ट्रॉली एक बीघा में। तो मतलब आपको खरीदना पड़ता है कहीं से गोबर का खाद, या घर का ही इतना हो जाता है मतलब? थोड़ा सा लेट अच्छा। पहुंच पाते हैं। हाँ हाँ। जैसे इस बार एक खेत में, अगले बार एक खेत में हम लोग को खरीदना पड़ता है। जी जी। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग खेती की बात करते हैं ना, आमतौर पे क्या होता है कि कई सारे लोग, आप चाहे किसी भी दुकान पे जाकर के कोई प्रोडक्ट लेकर के आ जाएं, इस तरह की कोई बॉटल उठा करके आ जाएं, दुकान वाला बोलेगा कि साहब ये डाल देना, वो डाल देना, फसल अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात एक जो दिमाग में रखने वाली है वो ये होती है, कभी भी किसी खाद, दवाई या प्रोडक्ट से खेती नहीं होती है। खेती होती है मिट्टी से, है ना? अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। और जो लोग ये बोल देना कि भाई मेरा ही प्रोडक्ट डालो और इसी से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और कोई प्रोडक्ट भी रिस्पॉन्स कब करता है जमीन से? जब उस मिट्टी के अंदर जान होगी। तो वो मिट्टी के अंदर की जो जान है वो तीन चीजों पे निर्भर करती है। पहला, मिट्टी के भौतिक गुण। दूसरा, मिट्टी के रासायनिक गुण। और तीसरा, मिट्टी के जैविक गुण। तो भौतिक गुणों का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी के कण कैसे हैं, वो कण आपस में चिपके हुए हैं या दूर दूर है, उसके अंदर हवा पानी कितनी मात्रा में उतर पा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर ज्यादा तेज बारिश हो गई और खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो फसल पीली पड़ने लग जाएगी, है ना? उसकी चाल रुक जाएगी। तो नाइट्रोजन के अलावा सबसे पहली चीज है हवा। अगर हवा ही नहीं मिली और आपने ऊपर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सब कुछ दे दिया है तो भी किसी काम का नहीं है। उसकी जड़ों को चाहिए हवा। तो हवा अच्छी कब होगी? जब पानी वहां से निकल जाए। पानी रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। अगर जड़ों को हवा नहीं मिली तो सब कुछ रुक जाएगा, चाल भी रुक जाएगी। अब हर किसान भाई को क्या लगता है कि चलो यार थोड़ा बहुत खेत पीला पड़ रहा है, थोड़ा सा यूरिया मार दो, 2-3 दिन में फसल में चमक आ जाएगी। तो उनके भी दिल को तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद का क्या? कुछ भी नहीं ना। तो यही समझने वाली बात है कि मिट्टी की जो संरचना है उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है जैविक खादें। अब वो जैविक खादें, जैसे आपने बताया कि आप गोबर का खाद आपके घर में इतना उपलब्ध हो जाता है, भैया को खरीदना पड़ रहा है ना? तो सब अपने अपने विकल्प अपनाते हैं अपने हिसाब से। अब इन सभी के सभी जैविक खादों में भी जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी अलग अलग प्रतिशत मात्रा के हिसाब से होती है। अगर बिल्कुल सादा वाला गोबर का खाद है तो उसमें 0.5% नाइट्रोजन मिलेगा। बिल्कुल सादा। क्या आपके गाय भैंसों ने गोबर दिया, उस गोबर से आपने बेड बना करके आपने खाद बनाया, चाहे आपने उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डाला हो या पड़े पड़े, अपने आपके क्षेत्र में क्या घुड़ा बोलते हैं, रोड़ी बोलते हैं, घुड़ा बोलते हैं, तो अपन गड्ढे के अंदर उस गोबर को साल भर भरते चले जाते हैं। ठीक है। साल भर के बाद किसान क्या करेगा? उसको निकालेगा, ट्रॉली में भरा और भरी गर्मी में खेत में फेंक के आ जाता है। फिर क्या बोलते हैं, साहब काम निपटा दिया। तो अपन ने वाकई में उसको निपटा ही दिया है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो जो घूड़ा है, घूड़े के सबसे ऊपर वाली जो परत है, आप उसको ध्यान से देखो, वो साल भर खाली सूखा गोबर है, वो ऊपर वाली परत। तो उसको हम लोग खाद कभी नहीं मान सकते। वो खाली आपके उपले हैं जिसमें आप दाल बाटी, दाल बाफले पका पाओगे। वो खाद नहीं है। बफा नहीं जाता, सूख जाता है। मान लो ये गड्ढा है आपका, ये जो कांच है ये आपकी सबसे ऊपर वाली परत है। तो गड्ढे के ऊपरी परत कैसे उपले दिखते हैं ना आपको, सूखे हुए। वो जो गोबर है वो सूख चुका है। क्यों?
क्योंकि सीधी धूप पड़ रही है उसके ऊपर, उसके अंदर की जो नमी है वो कहाँ गई, पानी उड़ गया, चला गया उसमें से, इसलिए वो गोबर सूख चुका है। अब वो जो सूखा हुआ गोबर है वो जब आप खेतों में डालोगे तो कई प्रकार की फफूंद वाली बीमारियां भी आएगी, जड़ों में लगने वाले कीड़े भी वहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि उन सभी फफूंदों का बेस कि वो कहां पे मल्टीप्लाई करेगा, उनके लिए वो कच्चा माल है, यानी रॉ मटेरियल है उसका। मेरी बात आ रही है समझ में? कहीं भी अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो, अपन पहले उस बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब क्या होगा, आपने ऊपर वाली परत को हटाया, गड्ढे के ठीक बीच वाली जो परत है आप उसको देखोगे तो काले भूरे रंग का भुरभुरा खाद मिलता है, और उसको अगर आप हाथों में लेके खुशबू लोगे आपको उसमें कभी बदबू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से पका हुआ जैविक खाद है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बीच वाली जो परत है गड्ढे की, ये वाली, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी थी और पर्याप्त मात्रा में हवा भी वहां पे पहुंच रही थी। सबसे ऊपर वाली परत कंडे में क्यों बदल गई? क्योंकि हवा लग रही थी लेकिन नमी नहीं थी वहां पे, नमी धूप की वजह से जा चुकी थी। और उसी गड्ढे के तले में, बॉटम एरिया में, सबसे नीचे तले में क्या हुआ है, वहां पे नमी है क्योंकि पूरा गड्ढे का पानी निथर निथर के नीचे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहां पे हवा नहीं है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो नीचे वाली परत कभी भी खाद में परिवर्तित हो ही नहीं पाती। ये अंतर आया समझ में? अब उसको पहचानने का तरीका क्या है, जब आप उस गड्ढे को साफ करते हो तो निचली जो परत रहेगी उसका कलर कैसा दिखता है आपको बताओ, सबने देखा होगा, काला बीज का होता है, काले के और नीचे जाओगे तो कैसा दिखता है, पीला हरा दिखता है। वो पीला हरा दिख रहा है मतलब खाद कच्चा है, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है। जिस दिन उसको हवा मिल गई तो वो जो हरा पीला है ना वो भी काला भूरे रंग का हो जाएगा। और उसको घर पे पहचानने का तरीका क्या है, एक सूती कपड़ा लो सफेद कलर का, या रुमाल ही ले लो, रुमाल को बिछा लो, उस गड्ढे में से खाद निकाल के एक मुट्ठी डालो। अपन श्रीखंड बनाते हैं ना, लट्ठा, ऐसी पोटली बना के निचोड़ो उसको जोर जोर से, जैसे ही वो रुमाल झटकोगे, अगर कच्चा खाद होगा तो वो सफेद रुमाल के ऊपर भूरे रंग के काले रंग के धब्बे छोड़ के जाएगा, और अगर वो पका हुआ खाद है आप झटक दोगे पूरा रुमाल ऐसा कैसा सफेद निकलेगा। किसी लैब में जाके आपको जांच करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी किसान भाई के पास ना टाइम है ना वो इतना पैसा खर्चा करना चाह रहा है। तो ये घरेलू जांच करने का तरीका मैंने आपको बताया। आई मेरी बात समझ में? अब क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि मेरा कितना % खाद कच्चा है कितना पक्का है ना। अब जब वो गड्ढे को आप लोग डालते हो ना निकाल के, आप में से एक भी किसान भाई ऐसा नहीं होगा जो 2 या 3 mm के छन्ने से उसको छान करके डालता हो। सभी लोगों ने क्या आदत है, भरा उड़ाया, भरा उड़ाया, यही करते हैं। तो खाद को पकने के लिए भी आपका, जैसे ये सामने मक्का खड़ा हुआ है, कोई सी भी फसल हो, सभी को नाइट्रोजन की जरूरत है। खाद को अगर पकाना है ना, पकाने के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो उस खाद को सीधे तौर पे नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उस खाद को पकाने वाले जो सूक्ष्म जीव है पहले वो नाइट्रोजन को यूज करेंगे, नाइट्रोजन को यूज करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में बोलते हैं द्विगुणन। इसका सीधा सा एक घरेलू एग्जांपल, एक और उदाहरण, अपने को दही जमाना है, कैसे जमाओगे? 1 चम्मच जामन लोगे, डालोगे, अगले दिन दही तैयार होता है ना। तो वो 1 चम्मच में ऐसी क्या चीज थी कि दही जम गया? उस जामन में बैक्टीरिया थे, उसमें थे लेक्टोबैसिलस लेक्टाइडी बैक्टीरिया, जिन्होंने दूध को दही में परिवर्तित कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी भी खाद के बारे में आप बात करोगे, जैविक खाद के बारे में, तो उस खाद को पकाने वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा बैक्टीरिया वाली कैटेगरी का, एक होगा कैटेगरी कौन सा, फफूंद वाला, और तीसरी कैटेगरी है एक्टिनोमाइसिटीज। जब पहली बारिश होती है तो आपको मिट्टी में से एकदम भीनी भीनी खुशबू आती है। तो वो खुशबू जिसके खेत में से आए वो समझ जाना कि हाँ मेरे खेतों में एक्टिनोमाइसिटीज की भरमार है, यानी उस किसान का खेत उतना अच्छा है। और अगर आपने जबरन अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, मतलब स्टेप्रोसाइक्लिन, स्टेप्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना आप लोग, है ना, अगर अनावश्यक रूप से आपने भर भर के एंटीबायोटिक्स की ड्रेंचिंग करी, स्प्रे करा, या फिर कोई हेवी फंजीसाइड आपने जमीन में छोड़े, तो ये एक्टिनोमाइसिड्स को भी नुकसान पहुंचेगा, और जो लाभदायक जो फफूंदे होती है वो सब धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको वही फफूंदे मार्केट से खरीद के लाके डालनी पड़ती है। ये आया समझ में? जैसे ट्राइकोडर्मा,
ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, ये सब प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाई जाती है। खेतों में अब क्यों डालनी पड़ रही है? क्योंकि पिछले 30 सालों से हम लोगों ने खेतों को सिर्फ केमिकल ही खिलाया है ना? तो उस खेत की, उस फसल की भी आदत पड़ गई है। तो लोग बोलते हैं ना कि साहब जैविक खेती मत करना, नहीं तो डूब जाओगे, उत्पादन कम हो जाएगा। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जब खेत को बिगाड़ने में 30-35 साल की मेहनत की है, तो सुधारना कोई जैविक खेती कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपने 1 साल करी और हो गया। उसके लिए भी आपको 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो सबसे पहले उस खाद के बनाने का तरीका आप समझो। वो जो गड्ढा है उसमें भर देना मिट्टी, उस पूरे के पूरे गोबर के ढेर को रखो जमीन के ऊपर, 4 से 5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा आपको बेड बनाना है गोबर का। तो खेत का कोई भी एक ऐसा कोना पकड़ लो जो अभी आपके काम में नहीं आ रहा हो, 4-5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ऐसे लंबे लंबे बेड बना लो। और अगर आपके पास में लेबर की समस्या है, आप खुद झुक के मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केट से खरीद लो वेस्ट डिकम्पोजर। ठीक है? उस वेस्ट डिकम्पोजर को आपको 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो गुड़ पहले घोल लेना है, वेस्ट डिकम्पोजर डालो, उसको 3 से 4 दिन के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए रख दो, उसकी संख्या बढ़ जाए। फिर वो 200 लीटर का ड्रम लाओ और 10 टन गोबर के ढेर के ऊपर आप छिड़क दो, और उस पूरे ढेर को आप कम से कम 1 से 2 बार पलटी लगा दो। तो जो कच्चा पक्का खाद आपका गड्ढे में 12 महीने में निकाल रहे थे ना आप लोग, वो 4 महीने में जमीन के ऊपर तैयार हो जाएगा। कितने दिन में? 4 महीने में। और उसकी हालत वैसी नहीं रहने वाली जो गड्ढे में हो रही थी, आधा कच्चा आधा पक्का। ये पूर्ण रूप से एक जैसा पका हुआ निकलेगा। ठीक? क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, जब आप कच्चा खाद उठा के खेतों में डालोगे, तो मैंने क्या बताया कि खाद को पकाने के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो नाइट्रोजन तब उसको गड्ढे में नहीं मिल पाई, उनके जीवाणुओं को, वो अब आपकी खेत में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, वो उस मिट्टी से उस नाइट्रोजन को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खाद डाला है वो 50% कच्चा है और 50% पक्का है। तो पका हुआ तो ठीक है, लेकिन जो कच्चा है वो अब आपके खेत में जाने के बाद पकेगा। तो पकाने के लिए फिर उसको नाइट्रोजन लगेगी, वो मिट्टी से नाइट्रोजन खींचेगा। तो आपकी खेती के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी और आपकी जेब से आप यूरिया में और ज्यादा पैसा खर्चा करोगे। भाई नाइट्रोजन का और कोई विकल्प नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि आप सबके सब लोग रेडीमेड प्रोडक्ट डालने वाले हो। कितने लोग हैं जो हरी खाद करते हैं, ढेंचा वगैरह करते हो, लगाते हो? कोई भी नहीं ना। अगर आप प्रति एकड़ में ढेंचा का भी एक प्रयोग करके देखना चाहो, तो हरी खाद के तौर पे एक बार आप ढेंचा लगाओ, कम से कम 20 से 25 किलो नाइट्रोजन ढेंचा अकेला ही फिक्स करके आपकी 1 एकड़ की जमीन के लिए दे के जाएगा। और यदि उसकी जड़ें अच्छे से बढ़ी हुई है, जड़ों में वो ग्रंथियां जो होती है ना लाल गुलाबी रंग की, अगर वो अच्छी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ी हुई है, तो यही नाइट्रोजन 30 से 35 किलो तक भी वो फिक्स करके आपकी मिट्टी को दे करके जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? आपकी जमीन उस लायक हो। अगर पहला ही साल है तो आपको अपनी जमीन को सुधारने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये आया समझ में? अब दूसरा काम क्या होने वाला है, आपने खाद बनाना था, उसका एक बेसिक सा एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर वेस्ट डिकम्पोजर है तो आपने वो डाला। अब अगर मान लीजिए आपके पास में वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है और घर में एक देसी गाय ही है, तो आपको क्या करना है? जीवामृत का नाम सुना है सबने? जीवामृत बनाओ और वेस्ट डिकम्पोजर की जगह उस गोबर के खाद पे डाल दो। यानी 200 लीटर पानी, उसके अंदर 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 5 किलो बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये सब मिला करके आपने 3 दिन रखा। उस पूरे घोल को गोबर के ढेर में छिड़क दो। गड्ढे में कि बाहर? गड्ढे में तो करना ही नहीं है, बाहर ही कर। गड्ढे को अपन ने मिट्टी भर दी, गड्ढा बूढ़ दिया। अब जमीन पे अपन ने बेड बनाया है, गोबर का ढेर जो भी आपने इकट्ठा किया है, बेड बनाते जाओ, जीवामृत बना बना के डालते जाओ, तो आपको मार्केट से डीकंपोजर भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, एक फ्री वाला, एक खर्चे वाला। तो आपको जैसा जमे आप वैसा कर सकते हो। ठीक? उसके बाद आप लोगों का जब भी मिट्टी को लेकर के मिट्टी परीक्षण करवाया आप लोगों में से किसी ने? कभी नहीं करवाया? तो आपके यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट लैब होगी, एक बार कभी आप सैंपल देकर के आना वहां पर, एक बार आप मिट्टी परीक्षण करवाओ। कम से कम हर किसान भाई को 3 साल में एक बार तो करवाना ही करवाना चाहिए। और जो लोग बगीचे ले लेके बैठे हैं, किसी ने वीएनआर लगाया, किसी ने अनार लगाया, उनको कम से कम हर 2 साल में एक बार करवाना चाहिए। ठीक? आप लोग अगर मक्का लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं, तो 3 साल में एक बार भी अगर करवा लिया तो चलेगा। और आमतौर पे किसान भाइयों को पता रहता है कि भाई मिट्टी परीक्षण मतलब क्या। उनको ये लगता है कि यार मिट्टी परीक्षण मतलब
हमको ये पता चल जाएगा कि साहब कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा तत्व कम है। तो जो कम है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा के डालना पड़ेगा, जो पहले से ज्यादा है वो कम डालो। मिट्टी परीक्षण का मतलब केवल तत्वों की जांच नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, आप उसके बारे में पता करो। तो उसके अंदर सबसे पहले एक चीज लिखी हुई आएगी हिंदी में, जैव कार्बन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। ये कार्बन की मात्रा कम से कम 1 से लेकर 1.5% होनी चाहिए आपकी मिट्टी के अंदर। अगर ये कार्बन का परसेंटेज 1% से ऊपर होता है, जो आज के समय में किसी के भी खेत में मिलेगा ही नहीं, वो था अपने देश में कब, आज से 25 साल 30 साल पहले। अब कितना हो गया है, 0.2 0.3, बस यही है। ठीक है, तो अगर 1% से ऊपर है तो बहुत अच्छा, 0.5 या 0.6 आ रहा है तो आप समझ लेना कि आपकी जो मिट्टी है वो आईसीयू में है। कहाँ पे है, आईसीयू जानते हैं सब। और यदि 0.1 से लेके 0.2 या 0.3 आ रहा है तो समझ लेना कि मिट्टी अब सीधी वेंटिलेटर पे पहुंच गई है। वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर आपने चढ़ा दिया है, मुंह पे मास्क लगा दिया है ना, मतलब वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। अब इसको अगर वापस से सुधार करना है तो आपको अपने हाथों पे भरोसा करना पड़ेगा और आपको खुद को वो सारी चीजें अपने घर पे बना करके डालनी पड़ेगी। अगर वहां भी आप मार्केट के जैविक खादों के भरोसे रहे कि फला फला कोई कंपनी वाला आया, मार्केटिंग वाले आते हैं ना सब लड़के घूमने के लिए, वो आएंगे वो बोलेंगे कि साहब हमारी कंपनी का आप ये 2 कट्टा जैविक खाद डाल दो, जैविक हो जाएगी। 2 कट्टे डालने से कभी भी जैविक खेती नहीं होगी, है ना भाई। यूरिया का एक 50 किलो का कट्टा और उसके बराबर अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आपको कितना खाद डालना पड़ेगा, आप इस प्रकार से गणना करना कि यदि आपके कट्टे के ऊपर लिखा हुआ है 46% नाइट्रोजन, जो किसमें होता है, यूरिया में होता है, तो 100 किलो पे 46 किलो है। बाकी का सब फिलर है, कैरियर मटेरियल है। हाँ, और वो तो आपको 300 सवा 300 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है। जिस दिन सरकार सब्सिडी बंद कर दे देना, आप लोग सरकार ही गिरा दोगे। आ रही है मेरी बात समझ में। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, 2200-2300 रुपए का एक कट्टा है। तो जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनकी जेबों से वो पैसा किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। आई मेरी बात समझ में। अब समझो ध्यान से, अब क्या हो रहा है कि यदि 100 किलो यूरिया जब आप डालते हो तो उसमें से 46 किलो नाइट्रोजन आपको मिलता है। अब यदि आप गोबर का खाद डालते हो तो आपको ये गणना करनी पड़ेगी कि अगर मेरे 1 बीघा के टुकड़े में मान लो मैं 50 किलो यूरिया डाल रहा हूं तो कितना किलो नाइट्रोजन मिला, 23 किलो नाइट्रोजन मिल रहा है एक कट्टे में से। ठीक, अब यदि मेरे को जैविक खेती से 23 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति करना है तो मैं कैसे दूंगा, पहले मेरे को यह देखना पड़ेगा कि मैं खाद किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि आपकी तरह मैं सादा गोबर का खाद डाल रहा हूं तो उसके अंदर होता है 0.5% नाइट्रोजन, यानी जब मैंने 1000 किलो गोबर का खाद डाला तो नाइट्रोजन कितना किलो मिला, 5 किलो। याद रहेगा सबको। यदि 2000 किलो गोबर का खाद डाला, कौन सा, पका हुआ, कच्चा नहीं, मैं पके हुए की खाद की बात कर रहा हूं, तो वह 10 किलो। जब 4 टन डाला तो कितना मिलेगा, 20 किलो। और जब 5 टन तक पहुंचूंगा तब जाके 25 किलो नाइट्रोजन की व्यवस्था होगी। तो अब आया समझ में कि जब मैं 5 टन गोबर का खाद 1 बीघा में डालूंगा तब जाके मेरी 25 किलो की व्यवस्था होने वाली है। बिल्कुल, अगर आप डाले तक भर रहे हो तो, और अगर पटिया लगा के भर रहे हो तो अगर बड़ी ट्रॉली है पटिया लगा के भरा है तो 3-3.5 भी आ जाएगा, बहुत अगर अच्छा खासा ऊपर दबा दबा के भरा है तो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से सोच के रखना पड़ेगा। अब इसी की तुलना में यदि आप केचुआ खाद बनाते हो तो केचुआ खाद में नाइट्रोजन की मात्रा इससे 3 गुना या 4 गुना भी मिल सकती है। हाँ, तो केचुआ क्या करता है, केचुआ पहले उस गोबर को खाएगा, अपने पेट के अंदर ले जाने के बाद पचाएगा, फिर उसको, हाँ, पचाने के बाद वो फिर बाहर निकाल रहा है। तो केचुओं के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए खाद है। और ऐसा जैविक खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन कम से कम 2%, 2% फास्फोरस और 2% पोटाश होता है। तो ये तीनों चीजें अगर आपको 2-2% मिल रही है तो अब उसका अंदाजा लगाओ कि अगर आपने 1000 किलो लिया तो उस पर कितना मिला, कितना आया समझ में।
और वहां कितना मिल रहा था सादे गोबर के खाद में? 5। 1 टन पे 5 किलो नाइट्रोजन सादे गोबर के खाद में, और 1 टन पे इधर कितना मिला? अब अंतर आया समझ में? तो ये फर्क हो जाता है। तो आपने खाद को किस रूप में बनाया और उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या डाला। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं मेरे केचुआ खाद को और ज्यादा ताकतवर बनाऊं, तो उसके अंदर ये तालाब में जो लगने वाली जो जलकुंभियां होती है ना, जो ऊपर तैरती रहती है, कंजी अलग चीज है। जलकुंभी का पत्ता मोटा होता है, मोटा पत्ता होता है, फ्लेशी होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। सभी लोग, सभी तालाब वाले लोग सब परेशानी है उससे कि भाई पानी पूरा खींच के ले जाती है, ये है वो है। उसके अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप उसी जलकुंभी को उठाओ, वो एक तरह से खरपतवार ही हो गया है, किसी के काम का नहीं लेकिन अपने काम का है, उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत है। अब यदि आप चाहते हो कि मैं कम मात्रा में खाद डाल के और अच्छे से नाइट्रोजन की पूर्ति कर दूं, तो जलकुंभी उठा के लाओ, उसको थोड़ा सा पीस दो, डाल दो ढेर में और खिला दो केचुओं को। नाइट्रोजन की मात्रा 2% से बढ़ के सीधे 4% पे आ जाएगी। खाएंगे लेकिन गलने के बाद। तो जैसे अपना ये होता है ना चॉपर वगैरह, अपन कुट्टी मशीन जो रहती है, डाल दो उसमें, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, आप उसमें बिछा दो वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर। और अगर केचुआ खाद नहीं बना पा रहे हो, तो सादा गोबर का खाद का जो ढेर अपन ने लगाया ना, उसी में दबा दो टुकड़े करके बस, और ऊपर से डाल दो जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर। वो सब कुछ गला करके नाइट्रोजन वहीं फिक्स कर देगा। नाइट्रोजन को रोकने का केवल एकमात्र तरीका है कार्बनिक पदार्थ। तो जहां ये ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ होंगे, वहां पे नाइट्रोजन पकड़ के बैठी रहेगी, और जैसे ही वो कार्बनिक पदार्थों से दूर हुई, नाइट्रोजन चली जाएगी। आप लोग जब यूरिया डालते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने 300 रुपए का यूरिया डाला है, तो 100 रुपए का यूरिया पौधा उठा लेगी, 200 रुपए का यूरिया चला जाएगा, है ना। जैसे मक्का है, तो मक्का में बेसल डोज में क्या चला जाता है? 50 किलो 12-32-16, उसके साथ में 10 किलो पोटाश। लेकिन जैसे ही 4 पत्ती निकलेगी मक्का में, तो पहली बार में फिर 12 से 15 किलो यूरिया। 4 के बाद में जब 8 पत्ती निकली, 8 पत्ती वाली अवस्था आई, फिर से 12 किलो यूरिया। और फिर जब आपका फ्लावर आया, ठीक है, तो फ्लावर आने की अवस्था में फिर से 12 से 13 किलो यूरिया। और जो किसान भाई कट्टा भर के उड़ाते हैं, वो जमीन को भी बंजर कर रहे हैं धीरे धीरे, और खुद अपनी जेब से अपना पैसा बाहर है, क्योंकि लेना उसको उतना ही है। तो अपने को अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से देना पड़ेगा। आप एक बार खाली 1 एकड़ में ये प्रयोग करके देख लेना कि जो शेड्यूल मैंने आपको मक्का का बताया है, इसमें हाँ 3 बार डालना है। हाँ हाँ, अगला अपन उसी पे आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये तो हो गई यूरिया डालने की बात, जहां पे अपन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। दूसरी बात आती है डीएपी के साथ, डाई अमोनियम फॉस्फेट। हमारी जमीन में पहले से ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ही आप लोग कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालोगे, चाहे वो एसएसपी हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी राखोडिया, या डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो सीधा जमीन में जाकर के फिक्स हो जाता है। उसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं एकदम ढीठ प्रकार के तत्व। वो ढीठ है, आपने जहां डाला वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, वो ना इधर चलेगा ना इधर ना नीचे जाएगा, बस। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मिट्टी में पड़े हुए जिंक के साथ या कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना करके वो फिक्स हो गया, वो जड़ हो गया वहीं के वहीं। अब उसको तोड़ने के लिए आपको अम्लीय अवस्था वहां पे देनी पड़ेगी, यानी एसिड की रिएक्शन जब तक नहीं होगी, तब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, जैसे फेविकोल का। आया समझ में? अब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करोगे आप? एसएसपी आप जो डालते हो उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका रॉक फॉस्फेट होता है, रॉक फॉस्फेट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड का स्प्रे कर दिया जाता है, और उस एसिड को मिला करके उस फॉस्फेट को घुलनशील अवस्था में ला दिया जाता है, ठीक, ताकि वो पौधों को मिल सके। अब इसी प्रकार से आपने कोई भी फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर दिया है, वो जमीन में जाके फिक्स हो गया, तो जमीन में आप छोड़ दो या तो पीएसबी बैक्टीरिया, जीवामृत छोड़ दो सिंचाई के साथ में, तो उसके अंदर पाए जाने वाले ये जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, या जो पीएसबी बैक्टीरिया है, वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करेगा, और उसका जो ऑर्गेनिक एसिड है वो जिंक को और फॉस्फेट को तोड़ के अलग अलग कर देगा। जैसे ही उसने उस बंद को तोड़ा, फॉस्फेट पानी में घुलेगा और पौधे को मिल जाएगा। लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने कुछ उसके ऊपर छोड़ा नहीं है।
आपकी खुशी के लिए, आपके मन के लिए आपको मालूम है कि मैंने 1 कट्टा डाल दिया, 2 कट्टे डाल दिए, लेकिन वो उसको ले ही नहीं पाएगा, है ना? तो हमारी जो पूरी खेती है, जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती है ना सामने खेत में कि भाई ये मिट्टी है, ये पौधा है, ये फसल है ना? ये खेती का मात्र 1% है। 99% वो सारी चीजें हैं जो हमको आंखों से दिखाई ही नहीं देती। और वो सब क्या है? वो सब आपके मित्र जीव हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, पौधों की जड़ों के आसपास। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा पोषक तत्व पोटाश, वो भी ऐसा ही होता है। वो फास्फोरस से थोड़ा कम ढीठ होता है। सबसे ज्यादा ढीठ कौन? फास्फोरस, उससे कम पोटाश। तो जब आप पोटाश डालोगे तो उसके साथ भी यही होता है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो उसको भी अगर घुलने वाले जीवाणु आपकी मिट्टी में उपलब्ध है तो वो उसको धीरे धीरे करके घुलनशील अवस्था में लाएगा और पौधे को उपलब्ध करवा देगा। अब तीनों के रोल क्या होगा अलग अलग? नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कायिक वृद्धि में, लंबाई में, बढ़ोतरी में सपोर्ट करेगा, पौधे में हरापन लाएगा। ठीक, फास्फोरस का काम क्या है? पौधे की जड़ों का डेवलपमेंट, वो काम होता है फास्फोरस का मुख्य रूप से। फास्फोरस अगर कम रह गया, आपने तो डाल दिया, लेकिन अगर वो मैग्नीशियम और जिंक के साथ में बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है तो जड़ें बनेगी ही नहीं। ठीक, तीसरा, जब फलन और फूलन वाली अवस्था आती है तब उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी पोटाश की, अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। दूसरी बात, अगर किसी किसान भाई ने नाइट्रोजन डाला है, फास्फोरस डाला है और पोटाश डाला ही नहीं है या पोटाश कम डाला है तो क्या होगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस के उपयोग के लिए भी एंजाइम्स की जो क्रियाविधि चलती रहती है पौधे के शरीर के अंदर, उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पोटाश की जरूरत पड़ती है। तो अगर पोटाश कम हुआ, उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन कम होगी, पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों संतुलित मात्रा में देने पड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नितेश जी, आपने यहाँ पर आकर हमारे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कभी कभी आके हमारे किसानों की आप ऐसे ही क्लास लगाते रहें, हाँ हाँ, जिससे कि इनकी नॉलेज बढ़े और हमारी भूमि जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको रख सकें और गौ माता की भी सेवा कर सकें। क्योंकि आपकी टोटल बातों का नटशेल ये रहा है कि अल्टीमेटली हर किसान के घर देसी गाय चाहिए। चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आपने आगे जो एक ये किसानों को प्रतिबद्ध करने की बात की है कि भाई हर हालत में आप गाय रखो, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।